वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। मुल्क में सियासी बहस तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली के मुस्तकबिल के गिर्द गिर्द घूमने लगी है। अपने ही वजीर आजम के खिलाफ बगावत करने वाले अरकान असम्बली की तरफ से सियासी वफादारी तब्दील करने का मामला हर कहीं जेर बहस आने लगा है। एक तरफ तो ऐसे अफराद को सियासी जमातों में शामिल करने वालों पर तनकीद हो रही है, तो दूसरी जानिब ये कहा जा रहा है कि अगर सियासी जमातें अरकान असम्बली को इख्तलाफ का हक नहीं देंगी तो फिर मुल्क में जमहूरियत कैसे फले फूलेगी। अब सवाल यह है कि वफादारियां बदलने वाले अरकान असम्बली का सियासी मुस्तकबिल क्या होना चाहिए। इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं तार से करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शराब साहब ने, नासिर बेग चुगताई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमें ज्वाइन किया है जुनैरा अजहर साहिबा ने, हमारे साथ मौजूद है नसीम सिद्दीकी साहब और मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। NBC आपकी जानिब आऊंगी। जैसे फवाद चौधरी साहब ने कहा था पहले कि इस्तीफा देते होना तो ये चाहिए था, इस्तीफा देते इलेक्शन लड़ते और फिर आते, फिर जो करना था करते। अब खान का वोट लेकर खान के ही खिलाफ जाना आपके ख्याल में क्या ये इखलाकी इक़दार के मुनाफी नहीं है? लुक हु इज सेइंग, मतलब 4 पार्टी बदल चुके हैं मौसूफ बगैर इस्तीफा दिए हुए। खैर ये अलग बात रही। बात यह है कि हमारे रूल्स में और हमारे आइन में बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ गैप नज़र आते हैं। उनको ये गैप भरना ज़रूरी है और अफसोस की बात यह है कि 18वीं तरमीम ने भी उनको छोड़ दिया। अब ये जो अटॉर्नी जनरल साहब लेकर आए किस तरह मामला तय हो। एक बात तो तय है ना कि जो एक मुहिम चल रही थी कि मुनहरिफ अरकान वोट नहीं देंगे, स्पीकर जिसको चाहेगा रोक देगा, वो तो बात ख़त्म हो गई। ये फ़लसफ़ा बाबर आवान साहब का था और फवाद चौधरी साहब का था और हमनामाओं का था कि जी, और फिर दूसरा फ़लसफ़ा ये आया था कि 10 लाख आदमी होंगे, 5-5 लाख दोनों तरफ होंगे, बीच में से आप गुजरेंगे वोट देने के लिए। वो फिजल आउट हो गया। लेकिन मेरा ख्याल अब इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि पार्टी बदलने वालों के साथ क्या होना चाहिए। मुझे 2 चीज़ें याद हैं। एक फ़ैसला ये है कि जब तक रुकन इस्तीफ़ा ना दे दे डिफेक्शन नहीं लगता। जब तक रुकन बजट के ख़िलाफ़ वोट ना दे दे डिफेक्शन नहीं लगता। जब तक रुकन अदम इतमाद में आपके ख़िलाफ़ न चला जाए, वोट ना दे दे, डिफेक्शन नहीं लगता। और अटॉर्नी जनरल ने यही बात तस्लीम की है। अब अगर आगे जाना है, आपको पार्टी की आमरीत कायम करनी है, अब पार्टी लीडर की आमरीत कायम करनी है और एक जमात का एक वोट काउंट करना है, तो फिर आपको आइन में अमेंडमेंट करना होगी। ये अमेंड करना होगी कि जो शख्स भी खिलाफ चला जाएगा ना उसका वोट काउंट होगा और ना उसको आगे बैठने दिया जाएगा पार्लियामेंट के अंदर, उसको निकाल दिया जाएगा। ये आपको बड़ी सराहत से करना होगा। और इसका इलाज ये है, मेरा ख्याल है, कि आप आने वाले परिंदों को अपनी पार्टियों में शामिल ना करें। हमारे यहाँ एक बिदअत आ गई है, बहुत बड़ी बिदअत है कि 38 ही आए फवाद चौधरी समेत और दूसरे समेत, इनको PTI ने ले लिया। अब ये 38 कहीं और जाएंगे, वो उनको ले लेंगे, ये फिर कहीं और चले जाएंगे। तो ये परवाज़ें चलती रहेंगी। इन परवाज़ों को ख़त्म करने की ज़रूरत है। एक आदमी अगर एक बार डिफेक्शन कर देता है तो उसको दूसरी पार्टी को दे लेना चाहिए। पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग, नो, ये सब लालची लोग हैं। 3-4 पार्टियां लालची हैं। ये हुकूमत किस तरह बनी है PTI की, आपको हमको पता है। हम इस पर बात भी करते रहे कि रातों रात कुछ लोग आए और शामिल हो गए। ये असल में इसको ख़त्म करना पड़ेगा और इसके लिए कानून साजी करना होगी। और मेरा ख्याल है इस वक्त अटॉर्नी जनरल बेहतरीन शख्स है जो इस बारे में कानून साजी कर सकते हैं। बाबर आवान वगैरह के बस का नहीं है, वो पॉलिटिकल लोग हैं। अटॉर्नी जनरल लीगल माइंडेड हैं। आज भी जो बातें उन्होंने की हैं बहुत स्पष्ट बातें हैं। तो इन लोगों पर पाबंदी लगाना पड़ेगी। एक बार अगर किसी ने डिफेक्शन कर दिया तो उस पर पाबंदी हमेशा होनी चाहिए। ठीक, जैना साहब, आपके ख्याल में सियासी वफादारियां तब्दील करने का कल्चर क्या जमहूरियत का हुस्न है या फिर इसके लिए बदनामी का बाइस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बदनामी का बायस भी है और गैर इखलाकी भी है, लेकिन थोड़ा सा फर्क हमें समझना होगा। जब जनरल इलेक्शन होते हैं और आपकी पहली पार्लियामेंट मुद्दत पूरी करके खत्म हो जाती है, तो उस वक्त लोग अपनी पॉलिटिकल साइड्स बदलते हैं, किसी के कहने पे या खुद बदल लेते हैं।
वफादारियां, वो तो कानूनन चैलेंज नहीं हो सकती। उस वक्त आपने किसी के टिकट पे होके सामने नहीं आ पाए हुए। चुनाचे उस सिचुएशन को इस सूरत हाल से जो आज है उससे उसका मवाजना करना वो कतन बनता ही नहीं। जो आज सूरत हाल है वो ये है कि वो लोग जो कि एक टिकट पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा, जिस पार्टी के मंशूर के साथ उन्होंने कहा कि जनाब हम आपके साथ वफादार हैं, ये मंशूर हम समझते हैं कि ये इस पे हम कायम होंगे और हम तभी आपका साथ दे रहे हैं, तो उसका राह में कहीं इन बिटवीन कह देना, जबकि उसकी मुद्दत भी रहती हो, ये कह देना कि जनाब ये वो हमारी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतर सके, वो मैं समझता हूं कि कानूनन भी और वैसे भी वो दुरुस्त नहीं है। अगर इस पार्टी का जो आज हुकूमत कर रही है उसका 1 साल से ज्यादा अरसा रहता है, तो कौन जानता है कि वो कुछ जो मंशूर के बहुत सारे पॉइंट्स हैं उन पे वो अमल करके भी दिखा दें। इन एनी केस जो आज बाहर खड़े हैं जो कह रहे हैं कि जनाब हम पार्टी के से मुतमईन नहीं है पार्टी की परफॉर्मेंस से, उनसे पूछा जाए कि उनकी परफॉर्मेंस क्या है। जितने भी लोग ये आज सिंध हाउस में बंद हुए थे, उनमें से तो किसी की खांसी की आवाज, उनकी एक पैसे की कंट्रीब्यूशन नहीं है किसी बिल के पास करने में या किसी और मामले में, या पार्टी के मंशूर की इंप्लीमेंटेशन के लिए उनकी एक भी कोई ऐसी मैं नहीं समझता कि कोई कंट्रीब्यूशन है जो कि करे, क्योंकि उनको जानते नहीं, कभी उनकी आवाज ही नहीं सुनी किसी ने। अलबत्ता ये जरूर हुआ है कि एक आदमी जो कहता है कि जी करप्शन के लिए इन्होंने कहा था, करप्शन तो खत्म नहीं हुई, तो जब जहांगीर तरीन के ऊपर करप्शन का इल्जाम लगा और उसका करप्शन पे ट्रायल होने लगा, तो जो आज ये बात कर रहा है राजा रियाज, वो सबसे पहले वो करप्ट आदमी के साथ खड़ा हो गया, फूल की पत्तियां फेंकने वाला वो पहला आदमी था। तो उससे यूं लगता है कि उसके दिल में करप्शन थी, करप्शन शायद वो कर नहीं सका जिसकी वजह से वो मुतमईन नहीं है, और आज शायद किसी ने उसकी जेब भर दी है तो वो मुतमईन हो गया कि चले अब मेरा रास्ता बन गया। सही। तो कहने की बात यह है कि इनमें से एक भी दाना ऐसा नहीं है जिसको हम ये समझें कि ये सुथरा है। ठीक है। ये सारे वही लोग हैं जो कि अपने मुफादात के लिए भागे फिर रहे हैं, और जब तक पार्टियां इनको एक्सेप्ट करती रहेंगी ये इसी तरह कमाई करते रहेंगे। आज बहुत ज्यादा जो इसमें मैं समझता हूं बहुत ही घटिया काम किया गया है वो ये है कि सिटिंग MNAs को खरीदा गया है, और वो वाज़ेह साबित हो गया जब उनको सिंध हाउस में बंद किया गया था, क्योंकि उन पर रकम लगी हुई थी और आप चाहते थे कि ये हाथ से निकल ना जाए, इनको हम पेमेंट कर चुके हुए। तो ये वो अलमिया है जो दूसरी तरह से भी उतना ही घटिया और गैर अखलाकी काम किया गया जितना इन लोगों ने ऊपर किया। तो मेरा मतलब 1 सेकंड में एक बात कर दूं, मेरा मतम नजर या मेरी सोच में PTI नहीं है, PTI आए या जाए, ये वो गंद और गलादत है आपकी सियासत की, वो हर पार्टी में मौजूद है। और उसकी मिसाल मैं आपको ये दे दूं कि अगर कल ऑपोजिशन को ये सरप्राइज मिल जाए कि वो अपने ही लोग पूरे ना कर सके पार्लियामेंट में, तो क्या कहेंगे? हर पार्टी में ये लोग मौजूद हैं जो बिकाऊ माल है, ये इनके 12-14 खरीद के बड़ी छलांगे लगा रहे हैं, कल इनके अगर 20-25 ना आए तो फिर क्या करेंगे? तो ये जुल्म है जिससे बचने की जरूरत है आपको, वरना आपकी सियासत इसी तरह बेकाऊ सियासत चलती रहेगी जो मुल्क के मफाद में कतन नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तब्दीली लाने की जरूरत है। आपका पॉइंट आ गया जुनैर साहब। जुनैरा, हम देख रहे हैं कि विफाकी वुज़रा खासा तनकीद का निशाना बना रहे हैं, मुनहरिफ अरकान को गालियां भी दी और पता नहीं क्या कुछ कहा। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि जो सरबराह होता है पार्टी का वो बाप की तरह होता है, वो कहते हैं कि आ जाएं तो माफ़ कर दूंगा। क्या लगता है हुकूमत समझ नहीं पा रही कि मुनहरिफ अरकान को डील कैसे करना है, किस तरह से करना है, क्या करना है? मेरा ख्याल है कि एक फ़र्क तो है, मैं बिल्कुल एंडोर्स नहीं करती उनकी लैंग्वेज को और उनके रिएक्शन को, वो बहुत गलत कर रहे हैं जो कुछ भी कर रहे हैं, बट एक जो कलेक्टिव एटमॉस्फेयर बना हुआ है, मेरा ख्याल है अगर उसमें पैसा लगाना मकसूद होता तो पैसा तो गवर्नमेंट हुकूमत वक्त बड़े लगा सकती है, ओहदे दे सकती है, चीज़ें बांट सकती है, बड़ा रिसोर्सेज का एक पूल होता है गवर्नमेंट के पास। तो अगर वो नहीं कर रहे और वो रास्ता नहीं इख्तियार कर रहे तो उसकी मुझे 2
कॉमन सेंस की बेस पे वजहें समझ में आती हैं। एक तो शायद एक मॉरल स्टैंड है इमरान खान का कि वो कहते हैं कि हम पैसे नहीं बांटेंगे, हम ये सब कुछ नहीं करेंगे, और इसी को वो कहते हैं हम ब्लैकमेल नहीं होंगे कि अब जब ज़रूरत पड़ गई, अगर पहले नहीं दी चीज़ें उनको, पहले वजारतें नहीं बांटी, पहले पर्क्स और प्रिविलेजेस नहीं उनको दी, तो आप कैसे दे दें। दूसरा ये हो सकता है कि शायद उन्होंने सोचा हो कि हम नहीं देंगे, उन्हें किसी चीज़ की इतनी यकीन दहानी है, उन्हें बैकिंग है और रही है, एंड वी ऑल नो दैट, बिकॉज हमारे मुल्क में हुकूमतें प्रोजेक्ट्स की तरह आती हैं, कोई इलेक्टेड तो आती नहीं है। तो प्रोजेक्ट 1 फेल होता है, 2 फेल होता है, 3 फेल होता है, तो मुख्तलिफ रिएक्शंस तो सामने आते हैं, तो इट इज़ वन ऑफ दोज रिएक्शंस। लेकिन मुनहरिफ अरकान के साथ वो जो कुछ कर रहे हैं, मैं समझती हूँ वो उनका किसी हद तक हक है, उनको बुरा भी ना कहें, और अगर वो उनके ऊपर बोलें भी नहीं तो फिर तो बात ही ख़त्म हो जाती है ना। इट हैज़ टू बी अ फेयर फाइट, कम अज़ कम आप उनको बोलने का तो हक दें। लेकिन बहस इससे बहुत बड़ी है। मैं इसमें नहीं उलझना चाहती कि PTI, इट इज़ अबाउट PTI और नॉट PTI। देखिए, हम वेस्टमिनिस्टर मॉडल फॉलो करते हैं, और मैंने इंग्लैंड में, मैं अभी भी वहीं मौजूद हूँ यहाँ पे, जब किसी गवर्नमेंट का या किसी और पार्टी का, अपोजिशन पार्टी का कोई बंदा किसी चैनल पे भी जाता है किसी टॉपिक पे बात करने के लिए, तो पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव साथ जाता है, क्योंकि वो ही मेक्स श्योर कि ये पार्टी लाइन से बाहर पॉलिसी बयान ना दे, क्योंकि यहाँ पे की हुई बात की बहुत अहमियत है। अब वहाँ बात की बड़ी अहमियत है, हमारे यहाँ तो किए हुए की कोई अहमियत नहीं होती। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आर्टिकल 95 पे और नवाज शरीफ एक दफ़ा ये लोग एग्री कर चुके हैं, ये पहले हो चुका है माजी में, कि हम इन लोगों को वेलकम नहीं करेंगे दोबारा। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द पार्ट, तो सब वही चीज़ें रिपीट करते हैं, सब वही कुछ करना चाहते हैं दोबारा। बार बार जाके आप सेम मिस्टेक करें और अदालत को कहें कि आर्टिकल 95 को इंटरप्रेट कर दें, तो वो डिफरेंट बात तो नहीं करेगी। तो मेरे ख्याल है इट इज़ मोर देन दैट। लोगों के ज़मीर अगर जिंदा होते तो वोटर के पास जाते और कहते हैं कि भाई आप लोग महंगाई में फंसे हुए हैं, बहुत प्रॉब्लम्स में हैं, डू यू वांट मी टू रिजाइन, डू यू वांट मी टू लीव इमरान खान, मैं छोड़ देता हूँ। आपने वहां तो जाके देखा नहीं, और अगर आज आपको ख्याल आ गया, फर्ज कर लें कि भाई ये गवर्नमेंट तो मुझे मरवा देगी, मैं नेक्स्ट इलेक्शन कैसे लड़ूंगा, तो फिर आप उनको छोड़ के इंडिपेंडेंट हो जाएं, कोई मॉरल स्टैंड लें। आप जा किधर रहे हैं? सो इट इज़ मोर देन व्हाट वी आर सीइंग, और ये एक पॉलिटिकल कल्चर है हमारा। पैसा हमें बहुत अजीज़ है, बर्क्स हमें बहुत अजीज़ हैं। आज वो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए जो कभी नहीं आए थे सुप्रीम कोर्ट। तो आई थिंक बहस इससे बड़ी है। नसीम सिद्दीकी साहब, आपके ख्याल में ये जो MNAs होते हैं या MPAs होते हैं, इनको जो वोट मिलते हैं वो कौन से वोट होते हैं? क्या सियासी जमात को वो वोट मिलते हैं या फिर इंडिविजुअली उनको वोट मिल रहे होते हैं? शाइस्ता, इसमें 2 किस्म के इलेक्टेबल्स होते हैं। एक तो होता है कि पार्टी टिकट मिलती है और उस शख्सियत को कोई भी नहीं जानता, तो उसको तो टोटली जो है वो लीडर के नाम से वोट पड़ता है कि अगर PMLN है तो नवाज शरीफ और शेर का निशान है, तो शेर को निशान को ठप्पे लग रहे होते हैं और उस शख्सियत को समटाइम कोई जानता भी नहीं है। इसी तरह पीपल्स पार्टी हो या PTI हो, तो वो प्योरली पार्टी के वोट डलते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ कुछ इलेक्टेबल्स होते हैं जिनके कुछ अपने वोट होते हैं और कुछ उनको जो है वो पार्टी की तरफ से वोट डलते हैं। तो ये 2 किस्म के वोट्स जो है वो MNAs और MPS को डलते हैं। लेकिन जिस तरह अभी सब लोगों ने बात की है, बात यह कि हमने जो मुनरिफ अरकान है उनको कभी भी या तो कौमी असम्बली में खड़े होकर कोई बात करते नहीं सुना कि वो PTI से या इमरान खान से इख्तलाफात रखते हैं, या कभी हमने उनके अकेले में भी नहीं सुना कि कोई TV पे या अखबार में किसी जगह बयान आया हो कि उनके इख्तलाफात हैं। इख्तलाफात नज़र आने चाहिए और फिर जब वो उरूज पे पहुँच जाए तो तब आप पार्टी से अलग हो सकते हैं। और इसमें भी 2 किस्म के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो पार्टी की टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़के आए और कुछ लोग रिजर्व सीट पे हैं। रिजर्व सीट तो टोटली डिस्क्रिशन ऑफ द चेयरमैन ऑफ द पार्टी होता है, आपका तो कोई उसमें इलेक्शन लड़के आए नहीं होते, आपको तो ना किसी ने वोट दिया होता है, वो तो चेयरमैन ने आपको उसका टिकट दिया होता है। अभी जिस तरह बड़ा शोर मचाया जा रहा है कि जी स्पीकर साहब ने आईन और कानून को तोड़ते हुए 25 की डेट दे दी है, आपने इन्हीं लोगों को अदालतों में देखा, जब अदालत में पेश होने जाते हैं तो आज बीमार हैं,
हैं, आज वकील नहीं आया, आज फलां मसला है, 2 हफ्ते की डेट दे दें, 1 महीने की डेट दे दें, इंडेफिनेट डेट दे दें। तो भाई यहाँ अगर 4 दिन आगे चले गए हैं और स्पीकर ने उसमें वजूहात भी रख दी और 3 महीने से, क्योंकि हम ये मामलात OIC के देख रहे हैं कि 3 महीने पहले से ये सब चीज़ें अनाउंस हो गई थी, तो कौन इस वक्त नाखुश है? अगर पाकिस्तान में OIC हो रही है तो किसके पेट में दर्द उठ रहा है? जिनके पेट में दर्द उठ रहा है, आप भी उन्हीं की ज़बान बोल रहे हैं, 4 दिन में क्या फ़र्क पड़ जाएगा? तो दूसरी बात यह है कि जो साजिश के तहत अगर आप लोग यही अरकान किसी के घर बैठे होते, राजा रियाज के घर बैठे होते और इख्तलाफ करते तो समझ आती थी, लेकिन जब सिंध हाउस में पाए जाएंगे तो फिर तो वहाँ पे जो है वो शको शुबात उठेंगे ना। ठीक है मुजम्मिल साहब, आपके ख्याल में जो ये मुनहरिफ अरकान हैं आर्टिकल 63A के तहत, आपके ख्याल में क्या सादिक और अमीन बरकरार रहेंगे? देखिए मेरी बात सुने, इस वक्त तो कौमी असम्बली में अदम एतमाद है और हमें ये 13 लोग बहुत नज़र आ रहे हैं, लेकिन क्या पंजाब असम्बली में कोई अदम एतमाद पेश हुई है जो वहाँ पे तहरीक इंसाफ में बगावत नज़र आ रही है? क्या सिंध में कोई अदम एतमाद पेश हुई है जो वहाँ पे तहरीक इंसाफ भाग गई है सारी 4-6 लोग? क्या बलूचिस्तान में कोई तहरीक अदम एतमाद है जो सरदार यार मोहम्मद रिंद सारे MPA लेके गायब हो गए हैं और वो कह रहे हैं हमारा PTI से कोई ताल्लुक नहीं और 3.5 अरब रुपये दे के हुकूमत चेंज की गई है? वो भी तो इमरान खान पर ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना कि उन्होंने 3.5 अरब रुपया लेके वहाँ हुकूमत चेंज की है। तो हमें तो चारों सूबों में तहरीक इंसाफ में बगावत नजर आ रही है। आप इन 13 लोगों पे बड़ा फोकस करके कह रहे हैं क्योंकि यहाँ आदम एतमाद है ना, पंजाब में तो नहीं है। आज 3 ग्रुप के लोग काबीना में भी नहीं गए हैं, KP में ग्रुप सामने आ रहा है, उनके क्या? ये कप्तान ने 22 साल में टीम बनाई है या चूचू का मरब्बा बनाया है? एक टीम बनाई है या मरब्बा बनाया है? हर तरफ बगावत है, चाहे हर सूब बगावत है, हर बंदा उनसे बगावत कर रहा है। तो इसलिए ये 13 लोगों पर इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा जी जहांगीर तरीन पर करप्शन का इल्ज़ाम लगा तो राजा रियाज उनके दिफा के लिए पहुंच गए। भाई बयान तो FIA ने दिया उनके हक में कि हमें इनकी जरूरत नहीं है, इनके मुकदमे में कोई नहीं निकला। उन्हें NRO तो फिर हुकूमत ने दिया ना, डर और खौफ से। जो कप्तान कहता है मैं किसी को NRO नहीं दूंगा, उसने जहांगीर तरीन को NRO भी दिया, आज उसकी खिड़की में जान भी उसकी वजह से फंसी हुई है। तो वो कहाँ गए दीवाने के ख्वाब के मैं किसी को NRO नहीं दूंगा? फिर तरीन साहब को FIA ने बयान दिया था ना, जब रात को DG FIA बदला, नया DG FIA आया, उसने आके कहा कि हमें तरीन साहब की जरूरत नहीं है। क्यों किया आपने ये? अगर वो वाकई बहुत बड़े चोर थे तो फिर आज सलाखों के पीछे होते हैं ना, कोई तो सलाखों के पीछे होता। इस हुकूमत ने सवाए इल्ज़ाम लगाने के कुछ नहीं किया। अगर लोगों को पैसे मिले हैं, आप रेफरेंस लाएं उन MNAs के खिलाफ के इन्होंने पैसे लिए हैं, ये हमारे पास सबूत है। आप क्यों नहीं लाते लोगों के खिलाफ जिन्होंने पैसे लिए हैं, उनके खिलाफ रेफरेंस? सिर्फ जलसों में तकरीर करना वज़ीर आज़म का काम है? उसका काम है रेफरेंस लाना है, एक्शन लेना हुकूमत का काम है। सिर्फ तकरीर करना तो ऑपोजिशन का काम है। अगर इनके पास ये सबूत है कि किसी ने पैसे लिए हैं तो इनको उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। बाकी जो सजा आपने 63A की बात की है, जो आइन और कानून में जिस जुर्म की जो सजा है वो वही सजा है। कोई ना अपने तौर पे सजा उसकी मुतय्यन कर सकता है, ना किसी के अपने अखलाकी मयार हैं। अगर वोट देने के बाद नाअहली है, 1 मिनट बात पूरी करनी, अगर वोट देने के बाद नाअहली है और वो D-सीट है और वो दोबारा इलेक्शन लड़ सकता है आइन के तहत, तो वो नए टिकट में लड़के आ जाएगा। वोट देने का अख्तियार उसको नहीं रोक सकते। लिहाजा हुकूमत अपनी अखलाकियात की नई तारीफें और दीन की नई तारीफें मत बनाए। NBC आप कुछ कहना चाह रहे थे? आइन को आप नसीबनामे में फिर का आइन के खिलाफ वो ये मेंटेलिटी कि 2 सफ़े की किताब है, जब फाड़ के फेंक दूं मेरी मर्जी। अरे फाड़ के फेंक के दिखाओ उसको यार, वफाक को तोड़ के दिखाओ। सिंध को अलग करो, बलूचिस्तान को अलग करो, पंजाब को अलग करो, देखता हूँ कहाँ खड़े होते हो। फिर आपने फरमाया कि जनाब कोई मसला ही नहीं था, क्या हो गया? मसले थे। जनाब इमरान खान साहब ने जो वादे किए थे वफा नहीं किए, वो सादिक अमीन नहीं रहे। उन्होंने करप्शन के खिलाफ कुछ नहीं किया, उन्होंने अवाम को रिलीफ फराहम नहीं किया, उन्होंने महंगाई का खात्मा नहीं किया, उन्होंने अदम मसावात खत्म नहीं की, उन्होंने अदालती रिफॉर्म्स नहीं किए, उन्होंने इंतखाबी रिफॉर्म्स नहीं किए, उन्होंने मेडिकल रिफॉर्म्स नहीं किए, उन्होंने अवामी इस्लाहत के लिए प्रोग्राम नहीं दिए। वो सिर्फ कहते रहे मैं करना चाहता हूँ, मैं करना। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने कि मैं करना चाहता हूँ, मैं ये करूँगा। भाई 4 साल हो गए और कल खलोकर आप तारीफ कर रहे हैं इंडिया की खारजा पॉलिसी की। ये मैंने 1 महीने पहले किया था, जो मुझे ट्रोल किया गया। अब आप वही बात कर रहे हैं।
क्या अच्छी खारजा पॉलिसी है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों का ये ख्याल है कि अगर आइन में 14 दिन लिखे हैं तो 4 दिन लेट भी हो गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, वो आइन की तस्लील करते हैं ऐसी गुफ्तगू करके। और वो उन लोगों को भी जिन्होंने आइन की पासदारी का हलफ उठाया है उनको हलाशेरी देते हैं कि आइन की कोई चीज़ नहीं है, मर्जी करो, अपनी मर्जी की अखलाकियात बना लो, अपनी मर्जी का दीन बना लो, अपना आइन बना लो। ऐसे नहीं हो सकता है। अगर उसमें 14 दिन लिखे हैं आपको 14 दिन में करना है। और ये क्या तौजीह है कि जी मैंने CDA चेयरमैन को लिखा, मैंने चीफ कमिश्नर को लिखा, मुझे कोई जगह ही नहीं मिली पूरे पाकिस्तान में इजलास करने के लिए। इतनी कोई जगह नहीं मिली जहाँ 350 लोग, यहाँ रोज 400 लोगों की 500 लोगों की शादियां होती हैं, इनको 350 लोगों का हॉल नहीं मिला पूरे इस्लामाबाद में जहाँ पर मेरा मतलब है इजलास हो सकता है। कैसी मजे का खेल तौजीहात आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी नसीम सिद्दीकी साहब। जी, बात ये हो रही है कि NBC ने बिल्कुल सही कहा कि तकरीरों में कुरान को गलत कोट किया जा रहा है। मैं उसकी बिल्कुल कोई उसका हामी नहीं हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि जब आइन और कानून की बात करते हैं हम मानते हैं उसको, आइन और कानून सुप्रीम है, लेकिन यही लोग जो उसकी बात करते हैं यही उसकी धज्जियाँ उड़ाते हैं। कोर्ट में जाके ये धज्जियाँ उड़ाते हैं, हर जगह जाके ये धज्जियाँ उड़ाते हैं। और आज वो उसके जो आपका पॉइंट आ गया, उनको पकड़ो यार। चलें, आपका पॉइंट आ गया। जुनैरा, आपकी तरफ आऊंगी। आपके ख्याल में आर्टिकल 63A की तशरीह की जरूरत ही क्यों पेश आई है आखिर? मैंने जो पहले बात की थी कि आप एक गलती को बार बार दोहरा के डिफरेंट रिजल्ट्स अगर एक्सपेक्ट करते हैं तो वो नहीं मिलेंगे। सीधी सी बात है, आप आइन को फॉलो करें और इम्पार्शल होके अगर करें तो मेरे ख्याल है आज तक डिसक्वालिफिकेशंस होते होते या नाअहलियत होते होते कानून के मुताबिक काफ़ी हद तक हमारा पॉलिटिकल कल्चर साफ हो गया होता उन लोगों से जिन्होंने इसको मार्केट प्लेस बनाया हुआ है। अब नाअहलियत के ऊपर मतलब शर्म आती है ये बात करते हुए भी कि मतलब जो लोग जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने पैसे लिए हैं, ये सिर्फ इल्ज़ाम ही हो सकता है, ऐसी चीज़ें तो साबित नहीं होती। जिस तरह बड़े बड़े लोगों के ऊपर जो केसेस हैं वो साबित नहीं होते, वाइट कॉलर क्राइम कभी भी साबित नहीं होता, अमेरिका में भी साबित नहीं होता। तो इसलिए ये कहना तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है कि आप साबित कर दें। और इमरान खान ने उससे बढ़ के लोगों को बेवकूफ़ बनाया ये कह के कि मैं इन सबको सज़ा दिलवाऊंगा, क्योंकि साफ बात करनी चाहिए ना, इन चीज़ों पर सज़ा नहीं होती। लेकिन जो सरेआम पाकिस्तान हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ हॉर्स ट्रेडिंग एंड फ्लोर क्रॉसिंग, इसको कहीं तो जाके रुकना है। तो अच्छा है रेफरेंस किया है या जैसे भी गया है, मैं तो चाहूंगी अदालत अपना रोल प्ले करे, ये कह के अपने शोल्डर्स श्रग ना करे कि पार्लियामेंट के मसले पार्लियामेंट में हल करें, क्योंकि पार्लियामेंट में इस वक्त ऐसा डेडलॉक है कि मसला हल नहीं हो सकेगा। somebody has to intervene, और वो somebody लीगल बॉडी हो जाए तो बेहतर है, किसी और की इंटरवेंशन पहले ही बहुत ज्यादा है। तो मेरे ख्याल है तशरीहात की अगर बात हो ही रही है तो फिर वंस एंड फॉर ऑल प्रेसिडेंट सेट हो जाना चाहिए। ठीक है जनरल साहब। देखिए बात ये है कि मैंने एक क्लिप देखी कुछ दिन पहले, मेरे ख्याल 2 दिन पहले, और वो कोई महीना पहले की क्लिप है। मलिक अहमद हसन डहर फ्रॉम मुल्तान, वो उसमें अल तुगलक ड्रामे का रेफरेंस देके कह रहा है कि उसके खिलाफ कितनी साजिशें हुई लेकिन लोग उसके साथ खड़े रहे, और मैं इमरान खान के साथ उसी तरह खड़ा हूं। जी ठीक, मेरा लीडर है। अब मलिक अहमद हसन डहर जो है, इसकी अपनी कोई कंट्रीब्यूशन इसको जानता नहीं कोई, ये पॉलिटिशियन बराए नाम है, लेकिन इसने बड़े दावे, और वो टेलीविजन पे बड़ी तालियां शालियां उस वक्त बजाई, वो जो प्रोग्राम में लोग थे, लेकिन महीने बाद वो वफादारी बदल के कहीं और है। अब इसमें मुझे कोई दलील की जरूरत नहीं है कि मैं जाके उसके बैंक अकाउंट जाके स्विट्जरलैंड में चेक करूं, या मैं उसके अकाउंट जाके दुबई में पता करूं, क्योंकि पैसा तो वहां डिलीवर होगा। लेकिन ये मेरी अकल बताती है कि जो इतने नारे लगा के वहां पे अपना एक इमेज बिल्ड करके फिर अपने लिए जिल्लत मोल ली उसने कि आज उसको तुफ हो रहा है, तो कहीं तो कोई लालच उसके पल्ले लगी ना जी, कुछ जेब में गया कुछ, तो उसने अपने आप को बेचा, वरना तो इतने कॉल के बाद क्यों बिकता। तो बात यह है कि ये सिर्फ एक पार्टी का मसला नहीं है, ये मसला है हमारी सियासत का, और ये सियासी पार्टियों में मौजूद है। मैं आपको बता रहा हूं कि इनके बहुत सारे लोग PMLN के या किसी और पार्टी के उस दिन मौजूद नहीं होंगे, क्योंकि वो जो आप कह रहे हैं ना, मसला सारी सियासत का है, महज कुछ सियासी जमातों का नहीं है। आपका पॉइंट आगे जाए, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ऑपोजिशन जमातें और तहरीक इंसाफ की हुकूमत आमने सामने है। ऑपोजिशन जमातों ने विफाक और पंजाब में हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर रखी हैं। विफाक में ऑपोजिशन जमातों ने तहरीक इंसाफ के अंदर से कई अराकीन की हिमायत हासिल कर रखी है, जबकि वो हुकूमती इत्तेहादियों पर भी मुसलसल काम कर रहे हैं। इसी तरह ऑपोजिशन जमातें वज़ीर आला पंजाब उस्मान बोजदार के खिलाफ भी सरगर्म हैं, जहां जहांगीर तरीन ग्रुप की सूरत में एक बड़ा धड़ा भी ऑपोजिशन के लिए आसानी पैदा करने के लिए मौजूद है। सवाल यह है कि क्या ऑपोजिशन की हिकमत अमली के नतीजे में तहरीक इंसाफ विफाक और पंजाब की हुकूमतों से महरूम होती नजर आ रही है। मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब, आपके ख्याल में हुकूमत के लिए पार्टी इज ओवर या फिर पिक्चर अभी बाकी है? देखिए, पहले मरकज़ में फ़ैसला होगा। अगर तहरीक एतमाद मरकज़ में कामयाब होती है, उसी सूरत में पंजाब में टेबल की जाएगी। अगर वो मरकज़ में कामयाब नहीं होगी तो फिर पंजाब में टेबल नहीं की जाएगी। उस्मान बुज़दार की ज़िंदगी इमरान खान की ज़िंदगी से मशरूत है। जो भी नतीजा मरकज़ की अदम एतमाद का निकलेगा, उसकी रोशनी में पंजाब की हिकमत अमली बनाई जाएगी। पंजाब को सेपरेटली वहाँ कोई अलग अदम एतमाद पहले मूव करने का अपोजिशन का कोई फ़ैसला नहीं है, और उनका ख्याल है कि सबसे पहले मरकज़ में वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद का नतीजा आए, उसके बाद बाकी अदम एतमाद को देखा जाएगा। अब जहाँ तक आपका सवाल है कामयाबी और नाकामी का, देखें, खान साहब पहले दिन कह रहे थे कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इन्होंने अदम एतमाद का दायर कर दी और अब ये मेरे काबू में आ गए हैं 3 चूहे। फिर अब मुझे नहीं समझ आती कि जब अल्लाह का उन्होंने शुक्र अदा कर दिया और मुखालफिन चूहे हैं और वो इन चूहों का शिकार करने निकले, ये चूहे उनकी खिड़की में फंस गए हैं, तो इजलास बुलाने में ताख़ीर क्या है? उन्हें तो फौरी तौर पे इजलास बुला के इसको नाकाम कर देना चाहिए था। इजलास बुलाने में ताख़ीर और स्पीकर का ये कहना कि मैं टेबल नहीं करने दूंगा, मैं जितने दिन मर्जी चाहूँ प्रोवोक करूँ, वो ये जाहिर करता है कि खान साहब की पोजीशन वीक है, नंबर गेम दूसरी तरफ पूरी है। मैं नहीं मानता ये बात कि इस वक्त के माहौल में ऑपोजिशन का कोई रुकन मिस होगा। वो वक्त गए जब ऑपोजिशन के अरकान को गायब किया जाता था, अब दूसरी तरफ के अरकान के गायब होने का वक्त हुआ जाता है। देखिए, कुछ सहरी के औकात थे, कुछ इफ्तारी के औकात हैं। तो जो सहरी के औकात थे वो चले गए जब ऑपोजिशन के अरकान गायब होते थे। ये इफ्तारी के औकात हैं, इसमें हुकूमती अरकान के गायब होने का वक्त हुआ आपके ख्याल में आपको लगता है हुकूमती अरकान के गायब होने का वक्त हुआ चाहता है? एनबीसी, आपके ख्याल में अगर तो तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो खान साहब को इसका कोई सियासी फायदा होगा? प्रभा, तो मैं जनरल साहब की एक बात की वजाहत कर दूं जो मेरे इल्म में है। जनरल साहब ने फरमाया, ज़्यादा इल्म होगा, कि दुबई में पैसे पे किए जाएंगे। हमारा प्राइम मिनिस्टर तो कह रहा है कि बोरियां भर भर के सिंध हाउस में पैसे गए। तो मैं किस पे यकीन करूं, जनरल साहब पे या अपने प्राइम मिनिस्टर पे जो अल्लाह रसूल का नाम लेते हैं? दूसरी बात ये कि इमरान खान को फ़ायदा हो सकता है अगर वो सिंपैथी वेव पर सवार हो जाएं, लेकिन वो जो कुछ कर रहे हैं उससे वो सिंपैथी गेन नहीं कर रहे हैं, लूज़ कर रहे हैं। उनके अल्फाज, उनकी ज़बान, उनके मुंह से निकले हुए, अब मैं क्या कहूँ उनको, अब शिबली वाले अल्फाज, अब शिबली को तो आप देख रहे हैं ना कि वो नई डिक्शनरी लेकर आ रहे हैं वो, और उस पर लोग फ़ख्र कर रहे हैं, और पंजाब को बुरा भला कह रहे हैं शिबली साहबू, उसी बहाने, पता नहीं क्या मसला है उनका। तो ये सब कुछ जो है ये निगेटिव सेंस में जा रहा है। फिर ये कि कराची में मुजाहरा होना था, वहाँ 8 लोग पहुँचे, 10 लोग पहुँचे, उसमें से 2 गिरफ्तार हो गए, 6 घर चले गए, फिर वो सीपीओ चले गए। तो मुझे लगता नहीं कि जी शहबाज गिल की आप बात कर रहे थे? नहीं, उन्होंने फैसलाबाद में की बात कर रहा था। मैं उसकी बात नहीं करता शहबाज गिल की, क्योंकि वो इस काबिल नहीं है वो आदमी जो अपनी माँ बहनों को क्या कहता है, आपको आज देख लिया होगा आपने। तो वो सूरत हाल है। फिर ये एक आदमी नहीं कर रहा है, ये सब कर रहे हैं, और बतदरीज दर्जा बदर्जा प्राइम मिनिस्टर तक बात पहुँच रही है। चोर, बदमाश, गुंडे, लफंगे, गद्दार, सारे अल्फाज, सारे एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा, अगर ये नहीं करते, ग्रेसफुल रहते, अपने आप को, आसाब को काबू में रखते, अपनी कपानी टांगे वाला जुमला वो उनका साथ नहीं होता जो बिलावल ने कहा था, वो डिक्शन में आ गया, वो फिक्शन में भी आ गया है, कब इस्तेमाल भी होगा, वो नहीं होता तो प्राइम मिनिस्टर गेन करते, इमरान खान गेन करते इस सूरत हाल से। और अगर वो घरों तक नहीं पहुंच जाते, वो आपके मेरे दूसरे लोगों के बच्चों को धमकी नहीं देते कि तुम्हारे रिश्ते नहीं होंगे, तुम्हारा निकाह कबूल नहीं होगा,
तो मुझे तो भुट्टो साहब का ज़माना याद आ गया, जब मौलवियों ने कहा था जो वोट देगा वो दोबारा निकाह करे। तो ये वो दौर था, ये वो दौर फिर वापस आ गया। मतलब ज़वाल की तरफ जा रहे हैं हम। जब एक लीडर आपको ज़वाल की तरफ लेकर जाएगा तो सिंपैथी गेन नहीं करेगा, मेरा ख्याल है उल्टा मामला हो जाएगा। ठीक है, आपके ख्याल में मामला उल्टा हो जाएगा। नाज़रीन, इसकी राय भी शामिल करेंगे। छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि क्या ऑपोजिशन की हिकमत अमली के नतीजे में तहरीक इंसाफ, वफाक और पंजाब की हुकूमतों से महरूम होती नजर आ रही है। जनरल साहब, क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर वफाक में कामयाब हो जाती है नो कॉन्फिडेंस, तो फिर लाजमन पंजाब वगैरह में भी वो कोई इतना मसला नहीं होगा, ये हो जाएगी। क्योंकि पंजाब में भी उसी तरह आप देख लीजिए कि कोलिशन है और कोलिशन पार्टनर जो हैं वो दोनों तरफ उन्होंने पांव रखे हुए हैं। जिस तरह पलड़ा भारी नजर आया उधर शिफ्ट कर जाएंगे। तो वफाक में अगर हुकूमत जाती है तो वाज़ेह हो जाएगा बिल्कुल कि अब ये हुकूमत पंजाब वाली भी कारआमद नहीं रही, क्योंकि वो वफाक की पुष्पनाई से चल रही। तो इन हालात में मेरा ख्याल है कि पंजाब में तो बहुत आसान होगा उसको टॉपल करना, और क्वाइट पॉसिबल के KPK में भी, क्योंकि वहां भी सिमरिंग शुरू है, तो हो सकता है वहां भी हो जाए। तो असल चीज आपका वफाक है। वफाक में अगर हो जाती है तो मेरा ख्याल है बाकी जगहों पे इतना बड़ा मसला नहीं। ठीक, जुनैरा, आपके ख्याल में क्या पंजाब हुकूमत ऑपोजिशन के लिए आसान टारगेट है? मेरे ख्याल है, क्योंकि गिवन द सिचुएशन जिस तरीके से इत्तेहादी अभी तक खामोश हैं, वो मुलाकातें भी कर रहे हैं लेकिन कोई हतमी बयान भी नहीं दे रहे हैं। मैंने ऐसी सिचुएशन आज तक नहीं देखी जिसमें एक एक घंटे में चीज़ें चेंज हो रही हों, और लोगों को मैंने हर पॉसिबल पार्टी से हर पॉसिबल डायरेक्शन में मीटिंग्स करते देखा है, जिससे ये लगता है कि हर एक को अपने अगले 5 साल की फ़िक्र है, लॉन्गर गेम की फ़िक्र है। और कोई ज़्यादा अच्छी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए इत्तेहादियों से, बिकॉज दे हैव एक्टेड एज अ प्रेशर ग्रुप। ये प्रेशर ग्रुप्स ही साबित हो रहे हैं, और जिसको ज्वाइन करेंगे उनको भी ये ज़हन में रखना चाहिए कि ये कौन लोग हैं। तो मेरे ख्याल है प्रॉब्लम तो है, अगर वफाक में कामयाब हो जाती है तो डेफिनेटली पंजाब कोई इतना मुश्किल गेम साबित नहीं होगा। नसीम सिद्दीकी साहब, क्या देख रहे हैं आप ऑपोजिशन और हुकूमत का मुस्तकबिल पंजाब और वफाक में? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान साहब बहुत सख्त प्रॉब्लम के अंदर है। जो इत्तेहादी हैं अभी तक वो हुकूमत के साथ है, क्योंकि उन्होंने अभी तक इस्तीफ़े वजारतों से नहीं दिए। वो भी देख रहे हैं कि हवा किस रुख पे होगी। बात सारी चली गई है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच बना दी, और NBC ने बिल्कुल सही कहा था कि जो अटॉर्नी जनरल है वो बड़े समझदार है। तो जब लार्जर बेंच कोई फैसला करेगा उसके बाद इत्तेहादी देखेंगे कि क्या फैसला करना है, और अगर मरकज़ में इमरान खान साहब को धचका पहुँचता है तो पंजाब में तो पहुँचेगा ही। ठीक है नाज़रीन, ये तो थे एनालिस्ट की राय। इसी के साथ मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।